हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में स्वागत करता हूं। आज से हम इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को 2 भागों में बांटा जा सकता। पहला तो एक स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व का चरण, और दूसरा स्वतंत्रता संग्राम का चरण। ये बात हम कर रहे हैं भारत के इतिहास की। भारत के इतिहास को, जो भारत का आधुनिक इतिहास, उसे 2 भागों में बांटा जा सकता। एक तो स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व का चरण, एक स्वतंत्रता संग्राम के बाद का चरण। इसे हम देखते हैं 1757 से 1885 तक, और इसे देखते हैं 1885 से 1947 तक। इसको भी 2 भागों, इस जो स्वतंत्रता संग्राम का चरण है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है उदारवादी चरण, नंबर 2 उग्रवादी चरण, और नंबर 3 गांधीवादी चरण। जो उदारवादी चरण है, इसका काल था 1885 से 1905। जो उदारवादी चरण था, ये 1885 से 1905 तक था। जो उग्रवादी चरण है, वो 1905 से 1919 तक था। और गांधीवादी युग, इसे गांधीवादी चरण भी कहते हैं, गांधीवादी युग भी कहते हैं, यह था 1919 से 1947, जब तक देश आजाद नहीं हुआ। जो ये स्वतंत्रता संग्राम का चरण है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, और दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्य का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्य का विस्तार। इसके 2 चरण थे, एक यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राज्य का विस्तार। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि जो यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुए। भारत में ऐसा क्या था, अगर हम आप लोग ही हैं, अगर कहीं जाते हैं तो वहां कुछ ऐसा मिले हमें जिससे हमें लाभ हो, तभी हम उस जगह जाएंगे। तो यूरोपीय कंपनियों को भारत में सबसे बड़ा देखा था व्यापार का लाभ। क्या नंबर 1 था जो इनका कारण। चलो हम पहले देखते हैं कारण। मैं बात कर रहा हूं यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्या कारण था जो वो भारत आए। भारत आगमन, ठीक है, भारत आगमन का कारण। पहले इसका सबसे बड़ा कारण था, जो यूरोपीय देश थे वहां पे एक मतलब विचारधारा उत्पन्न हुई कि जिस देश के पास जितना ज्यादा बुलियन होगा, बुलियन मतलब सोना चांदी, जितना ज्यादा बुलियंस होंगे वह देश उतना ही संपन्न होगा। तो बुलियंस सोने चांदी को कहते। तो उन्होंने जो मतलब सोचा कि बुलियंस कैसे कमाएंगे,
तो ये सोना चांदी कैसे कमाएंगे? तो इन्होंने सबसे बड़ा जो मार्ग मिला वो था व्यापार। तो उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक देश से दूसरे देश गए, और वो जो वास्को डी गामा भी था वो पुर्तगाल से होती मतलब पुर्तगाल से भारत आया 1498 में। कब आया था? 1498 में भारत आया, और उससे उसे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। जब ये यहाँ से पुनः वापस गया तो यहाँ से जो सूती वस्त्र, मसाले और ये अदर्स चीजें लेके गया, तो उसे इसका जितने का यहाँ उसने खरीदा उससे उसका दोगुना फायदा हुआ, मतलब 600 गुना मुनाफा हुआ था उसे पहली बार जब वास्को डी गामा ने व्यापार किया। तो इससे और अदर्स कंपनियां आकर्षित हुई। पहला कारण था भारत के वस्त्र, सूती वस्त्र, मसाले। यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा इनकी डिमांड थी। क्या थी? यूरोपीय देशों में बहुत अधिक मांग। जाहिर सी बात है, जहां मांग ज्यादा होगी तो वहां उस चीज की प्राइस ज्यादा होगी। तो जो भारत के सूते वस्त्र थे और मसाले थे, ये यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा अधिक महंगे बिकते थे। तो इसलिए और ज्यादा कंपनियां भारत में आने के लिए उत्सुक हुई। क्यों भारत में आने के लिए उत्सुक हुई? नंबर एक। दूसरा था यूरोप में वाणिज्यवाद। क्या? वाणिज्यवाद। यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय हुआ। यूरोप में वाणिज्यवाद का उदय हुआ। तो ये वाणिज्यवाद से लोग क्या कहते थे? जिस देश के पास या जिसके पास सबसे अधिक बुलियंस होंगे। क्या होंगे? बुलियंस। बुलियन का मतलब है सोना चांदी। और ये सोना चांदी कैसे कमाया जा सकता? ओनली ऑन व्यापार से। तो ये सारी कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हुई। अगला कारण है यूरोप में एस्ट्रोलैब। यूरोप में एस्ट्रोलैब। यूरोप में एस्ट्रोलैब की खोज हुई। कंपास और त्रिकोणपाल। जब यूरोप में एस्ट्रोलैब अक्षांश देशांतर का ज्ञान हो गया इन्हें। क्या हो गया? अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर का ज्ञान हो गया इन्हें। और कंपास से जो उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञान हो गया इन्हें। और त्रिकोणपाल जो जहाजों में एक कपड़े का लगा रहता, जिससे जिस ओर हवा जाती उस तरफ ये जहाज को ज्यादा आसानी से ले जाता। त्रिकोणपाल की खोजी। तो इससे और यूरोपीय आकर्षित हुए कि मतलब उनका एक देश से दूसरे देश में जाना, मतलब या समुद्र में यात्रा, इनकी समुद्री यात्रा क्या हुई? सुगम हुई। समुद्री यात्रा सुगम हुई। इनसे इनकी समुद्री यात्रा सुगम हुई। और इनके यूरोप में वाणिज्यवाद का वैसे भी उदय हो गया था। तो इन्हें अधिक से अधिक देशों में व्यापार करना था, क्योंकि वाणिज्यवाद ही कहता था कि जिस देश के पास ज्यादा बुलियंस होंगे वह देश उतना ही अधिक संपन्न होगा, शक्तिशाली होगा। तो हर देश में जितने यूरोपीय देश थे सब में होड़ मच गई कि हमारे पास ज्यादा बुलियंस हो। जो प्रतिस्पर्धा जिसे कहते, यूरोपीय देशों में क्या हुई? प्रतिस्पर्धा हुई। यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा से ये हुआ कि जो यूरोपीय देश थे वो भारत में ना आके कई देशों से साथ इन्होंने व्यापार किया।
वो ये नहीं चाहते थे कि ओनली हम भारत में व्यापार करें, लेकिन वो ये जरूर चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें और ज्यादा से ज्यादा बुलियंस कमाएं। तो इनमें क्या कमाने की चेष्टा थी? बुलियंस। बुलियन, बुलियन का मतलब है सोना और चांदी, सोना चांदी। पहले आज के जैसे रुपए नहीं चलते थे, सोना चांदी ही चलता था। अगर कोई भी लेन देन करते हैं तो वो सोना चांदी में होता था, और उसी सोने चांदी को यूरोप में बुलियंस कहा जाता था। और वाणिज्यवाद का उदय होने के बाद वहां यूरोप में बुलियंस की बहुत ज्यादा, मतलब सोने चांदी को कमाने की बहुत ज्यादा चेष्टा हुई। तो जो बुलियंस कमाने का एकमात्र रास्ता था, क्या था? व्यापार। व्यापार, व्यापार था। और उसी समय जो भारत को या मतलब एशिया को यूरोप से जोड़ता था, एक कुस्तुनतुनिया नामक देश था। क्या था? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया नामक एक देश था, जहां से जो मतलब यूरोप और भारत को जोड़ता था। यहाँ पर तुर्कों का, जो तुर्की थे, उनका कब्जा हो गया। क्या हो गया? तुर्कों का कब्जा। जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया तो इन्होंने नए मार्ग, नए रास्ते खोज निकाला, क्योंकि इन्हें तो व्यापार करना था और नए रास्तों की खोज करनी जरूरी थी। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। कैसे? समुद्र के रास्ते होते हुए, समुद्र के रास्ते होते हुए 1498 में पहली बार वास्को डी गामा आया। और जब वास्को डी गामा ने पहली बार व्यापार किया, फर्स्ट टाइम इसने व्यापार किया, तो ये भारत से यूरोप, या एक पुर्तगाली था। कौन था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। पुर्तगालियों को सबसे पहले भारत आने का रास्ता पता चला, और पुर्तगाली था। तो ये जब भारत से वापस पुर्तगाल गया, तो ये यहां से मसाला, सूती वस्त्र ले गया, मतलब व्यापार कर यहां से खरीद के पुर्तगाल ले गया। तो जब ये मसाला और सूती वस्त्र ले गया, तो इसने जब पुर्तगाल में बेचे, तो इसे 600 गुना, मतलब यहाँ अगर उसने 1 रुपए में खरीदा, तो वहां उसे 600 गुना उसका मुनाफा हुआ। कितना हुआ? 600 गुना मुनाफा हुआ। और इसी मुनाफे को देखते हुए और भी पुर्तगाली कंपनियां, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, सभी ने भारत आने की सोची। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाल। जब यूरोप में भारत आए, तभी तो हमने देख लिया भारत आने के उनके कारण, क्या कारण थे कि वो भारत आने के लिए उत्सुक हुए। अब देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। क्या देखते हैं? परिणाम। परिणाम शुरू में तो ये था कि 18वीं सदी तक, 18वीं सदी मतलब 1800 तक, जो 18वीं सदी थी, यहां तक इन्होंने बहुत अच्छा फायदा हुआ। मतलब जो भारत के व्यापारी थे, छोटे व्यापारी, छोटे उत्पादक थे, जो मतलब छोटे जैसे जो वस्त्र बनाते थे, उन लोगों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ये लोग पहले शुरू में व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार। जो ये पुर्तगाली थे या यूरोपीय थे, ये सब लोग क्या करते थे? शुरू में व्यापार। तो इससे जो हमारे यहाँ के भारत के छोटे व्यापारी थे या उत्पादक थे, उन्हें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो वो अच्छे दामों में, अच्छे पैसे देकर उनसे वो चीजें खरीदते थे। लेकिन जब 18 सदी के बाद परिस्थितियां कुछ ऐसी बदली कि भारत की पूरी दुर्दशा ही इन्होंने खराब कर दी। क्या हुई? 18वीं सदी में कुछ दशा इस प्रकार बदली
कि उन्होंने व्यापार की नीति छोड़कर व्यापार करने ने चालू रखा, लेकिन कहा जाए तो व्यापार की नीति छोड़कर इन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित करने की सोच 18वीं सदी के आते आते इनमें सत्ता स्थापित करने की सोच आ गई। इनमें सत्ता स्थापित करने की सोच इसलिए आई क्योंकि जो भारत की आंतरिक स्थितियां थी, जो आंतरिक मामले थे या आंतरिक शासन था, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने जब सत्ता स्थापित करने की सोच आ गई इनके अंदर, तो इससे क्या होगा, जो छोटे व्यापारी और उत्पादक थे उन्हें गुलाम बनाया। गुलाम, ये बाद में गुलाम बन गए। और यही कारण था कि आज तक भारत को इतने दिन 200 साल से भी ज्यादा के लगभग इन्हें भारत को अपनी गुलामी देखनी पड़ी। और इससे और भी फायदे हुए, जैसे आलू, पहले भारत में आलू नहीं होता था। आलू, मक्का, तंबाकू आदि नई फसलों का ज्ञान हुआ। इसे हम अच्छा चीज कह सकते, क्योंकि जो आलू, मक्का, तंबाकू इत्यादि हमारे देश में नहीं होते थे। तो जब यूरोपीय आए तो इन्होंने इस चीज की खेती करना भी शुरू किया। और नंबर 3, भारत के लोगों की रहन सहन की स्थिति बदली। एक ये अच्छा कारण था, जो भारत के समाज में कुरीतियां थी वो दूर हो गई, उनके रहन सहन, खान पान इत्यादि में परिवर्तित हुए। अब हम देखेंगे पुर्तगाली। मैंने जैसे पहले भी बताया कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो आज हम देखेंगे पुर्तगाली। ये तो मैंने बताया कि यूरोपीय भारत क्यों आए थे, क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, हमारे देश पे क्या परिणाम पड़ा। अब देखते हैं क्या पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत आए थे। भारत सर्वप्रथम आए। पुर्तगाली जो थे वो सर्वप्रथम भारत आए। ये आए थे 1498 से 1961। 1498 से 1961 तक ये भारत में रहे। इन्होंने भारत में व्यापार किया। जो सबसे पहले था पुर्तगालियों का बंदा, या जिसे कह सकते पुर्तगाली वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत आया था, जो एक पुर्तगाली था। क्या था? पुर्तगाली। ये कब आया? 1498 मई के महीने में। 1498 मई के महीने में वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत आया। और ये वास्को डिगामा जो था कैप ऑफ गुड होप, जो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत आया। जब वे भारत आया तो सर्वप्रथम ये किस बंदरगाह पे पहुंचा? क्वेश्चन आ जाता सर्वप्रथम वास्को डिगामा कहां पहुंचा, तो ये कालीकट नामक स्थान पर सर्वप्रथम एक कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा। जो यहाँ के शासक थे, कौन थे शासक? जो कालीकट नामक स्थान के शासक थे, जमुरीन। कौन थे? जमुरीन नामक शासक ने इनका स्वागत किया। किनका? वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा का स्वागत किया। और जब वास्को डिगामा यहाँ से पुनः अफ्रीका के रास्ते पुर्तगाल लौट गए। पुनः ये अफ्रीका के रास्ते लौटे, आए थे कैप ऑफ गुड होप के रास्ते और गए अफ्रीका के रास्ते। जब वास्को डिगामा भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ से
मसाला, मसाला, वस्त्र आदि का व्यापार किया। मसाले इत्यादि का व्यापार किया। 1501 में, 1501 में कैब्रोन, क्या कैब्रोन, 1501 में कैब्रोन, 1501 में कैब्रोन नामक दूसरा पुर्तगाली भारत आया। 1501 में दूसरा पुर्तगाली भारत आया जिसका नाम था कैमरॉन, और 1502 में पुनः वास्को डी गामा, 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आए। पहले वास्को डी गामा 1498 में आए थे, फिर 1502 में आए, जहां इन्होंने कराची में अपनी फैक्ट्री लगाई। क्या लगाई? अपनी फैक्ट्री लगाई। 1502 में आए और इन्होंने कराची में सर्वप्रथम अपनी पहली फैक्ट्री कराची में लगाई। कहाँ? कराची में लगाई। व्यापार में इतना लाभ देखकर जो पुर्तगाली सरकार थी, कौन? पुर्तगाली सरकार, पुर्तगाली सरकार ने एक सरकारी कंपनी स्थापित की। व्यापार में इतना लाभ देखकर पुर्तगाली सरकार भी हरकत में आ गई। मतलब पुर्तगाली सरकार ने भी सोचा कि हमें भी एक कंपनी बनानी चाहिए, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई। क्या बनाई? कंपनी। पुर्तगाली सरकार ने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी के मुखिया को गवर्नर कहा। क्या कहा? गवर्नर का। जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था, कौन? पहला पुर्तगाली गवर्नर, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली सरकार का पहला गवर्नर था जो भारत भेजा गया, जिसे कोचीन। जो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री है, वो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो कहाँ लगी थी? कोचीन में। किसके द्वारा लगाई गई? जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ये पुर्तगाली गवर्नर था। कौन था? पुर्तगाली गवर्नर। तो इसने कराची में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और इसकी एक पॉलिसी थी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी? ब्लू वाटर। जो ब्लू वाटर पॉलिसी, इसने एक पॉलिसी लाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत इसने कहा कि अगर भारत में राज्य करना है या भारत में से व्यापार करना है तो अपने आप को समुद्र का बेताज वास्तव बनाओ। मतलब समुद्र में अपनी शक्ति स्थापित कर लो तो आप ज्यादा दिनों तक व्यापार कर सकते हैं। इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहले जो ये व्यापार करते थे, समुद्र से व्यापार होता था, और जब आप कहीं से व्यापार करेंगे, जिस मार्ग से आप व्यापार करेंगे, अगर आपको उसमें वर्चस्व है तो आप उससे ज्यादा दिनों तक व्यापार कर पाएंगे, और अगर उसमें आपका वर्चस्व नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसने एक पॉलिसी लाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ये इसके बाद भी कई गवर्नर हुए जिन्होंने इस पॉलिसी का पालन किया, और यही कारण रहा कि एक सदी तक, मतलब कम से कम 100 से 150 वर्ष तक इन्होंने हिंद महासागर पर, कहा? हिंद महासागर पे इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किए रहे। और अगर इनके अलावा कोई भी बाहरी कंपनी, यहां तक कि जो हमारे देश के बेताज बादशाह कहे जाते अकबर ने तक इन्होंने हिंद महासागर में इनसे चुंगी दी। चुंगी का मतलब होता है कर, जिससे के लिए एक कर लेते थे ये लोग। चुंगी का मतलब होता है कर। जैसे मान लीजिए आप टोल टैक्स, आज के समय में टोल टैक्स, आप रोड पे जाते हैं तो आप एक कुछ दूरी चलने के लिए आप पैसा देते सरकार को। इसी प्रकार जब ये हिंद महासागर पे अपना वर्चस्व स्थापित किए थे तो ये हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित था इनका,
तो ये क्या करते थे, चुंगी लेते थे। क्या, चुंगी, चुंगी कर, ये चुंगी कर लेते थे। ये चुंगी इन्होंने सबसे ली, यहां तक कि जो भारत के सबसे बेताज बादशाह कहे जाने वाले शासक हुए अकबर, अकबर ने भी इनसे ये चुंगी दी, इनको क्या दी, चुंगी दी। और ये चुंगी के बदले जो समुद्री डकैत होते थे, क्या, समुद्री डकैत, समुद्री डकैत या समुद्री लुटेरों से उनकी रक्षा करते थे, जो इन्हें चुंगी देते थे। और जो इनको चुंगी नहीं देते थे वे ये स्वयं पुर्तगाली, मेरा कहने का मतलब पुर्तगाली, मैं पुर्तगाली पढ़ा रहा हूँ, जितनी बात होगी सिर्फ पुर्तगालियों पर बात होगी। अगर मैं नहीं बोल रहा तो आप ये मत सोचिए कि मैं पुर्तगाली नहीं कुछ अलग करके बता रहा, नहीं, जो बात हो रही है सिर्फ पुर्तगालियों पर होगी। तो जो जैसे ये चुंगी लेते थे, चुंगी एक कर होता था जो ये समुद्र में यात्रा करने के लिए उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। और अगर जिन्होंने, जिस व्यापारी ने या जिस सरकार ने या जिस भी कंपनी ने इनको चुंगी नहीं दी तो ये खुद उसका जहाज लूट लेते थे। कौन लूट लेते थे, ये पुर्तगाली, जो पुर्तगाली थे ये खुद ही लूट लेते थे। इनका जो नेक्स्ट गवर्नर था, दूसरा गवर्नर, जो इनका दूसरा गवर्नर था वो अल्फासो डी अबुलकर। कौन था, अल्फासो डी अबुलकर, जो इनका दूसरा शासक था, वो गवर्नर था, वो अल्फासो डी अबुलकर का था। ये कहा जाए तो ये वास्तव में वास्तविक संस्थापक था। मतलब जो भारत में इनकी पुर्तगालियों की स्थिति इतनी मजबूत हुई वो इसी की वजह से हुई, क्योंकि इसने कहा कि आप पुर्तगालियों से इसने कहा कि आप भारत में रहिए, भारत में रहने के लिए, क्या कहा, भारत में रहने के लिए, रहने के साथ साथ इसने रहने के साथ साथ एक बात और कही कि अब भारत की स्त्रियों से, क्या, भारत की स्त्रियों से, भारत की स्त्रियों से विवाह करिए। क्या करिए, विवाह। जो ये अल्फासो डी अबुलकर था ये जानता था कि पुर्तगाल एक छोटा सा देश है जहां की जो जनसंख्या बहुत कम है, और इनकी जो मंशा थी कि हम कई साल तक यहाँ भारत में और ब्राजील हुआ, स्पेन हुआ, यहाँ कई सालों तक अपना वर्चस्व स्थापित किए हैं। तो इसके लिए इनके पास जनसंख्या की कमी होगी, क्योंकि जो पुर्तगाल है एक छोटा सा देश था, उनकी उसकी जनसंख्या बहुत कम थी। तो अल्फासो डी अबुलकर ने कहा कि आप भारत की स्त्रियों से शादी करिए। जब आप भारत की स्त्रियों से शादी करेंगे तो जो एक भारत के लोग होंगे, वो भारत के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपकी या मेरी किसी की भी शादी अगर किसी भी परिवार में हो जाती तो वो परिवार हमारे फेवर में आ जाता। तो यही चाहता था कौन, अल्फासो डी अबुलकर। इसलिए इसने पुर्तगालियों से कहा कि आप भारत में रहिए और भारत की स्त्रियों से शादी करिए। जो एक 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, जो 1510 ईस्वी में इसने एक काम और किया, क्या, 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक हुआ करते थे यूसुफ आदिल शाह। कौन, यूसुफ आदिल शाह। 1510 ईस्वी में बीजापुर, कहां के, बीजापुर के शासक हुआ करते थे यूसुफ, कौन, यूसुफ आदिल शाह। जो यूसुफ आदिल शाह थे इनसे इन्होंने गोवा छीन लिया। क्या छीन लिया, गोवा। 1510 ईस्वी में जो अल्फासो डी अबुलकर था उसने यूसुफ आदिल शाह से क्या छीना, गोवा छीना। क्या, गोवा, जो आगे चलकर जो पुर्तगालियों की राजधानी बनी। क्या बनी, राजधानी बनी। फिलहाल इसने अल्फासो डी अबुलकर ने ये नहीं बनाई थी, मतलब गोवा को अपनी राजधानी नहीं बनाया। इसने जो इनकी पहली राजधानी थी कराची। कौन सी, कराची थी। तो कराची में ही, सॉरी, कोचीन थी। कोचीन को ही राजधानी रहने दिया। बाद में जो इनका नेक्स्ट गवर्नर हुआ उसने गोवा को अपनी कोचीन से कराची शिफ्ट किया राजधानी को। और इसकी एक और बहुत अच्छी पॉलिसी थी, क्या कि जितना इसके क्षेत्र में, जितना इसका क्षेत्राधिकार था, जैसे
ये भारत में क्षेत्राधिकार होता था, जो शासक जहां तक शासन करता तो उसका क्षेत्राधिकार कहलाता था। तो इसने अपने क्षेत्राधिकार में, किसने, डी वोल्कर ने अपने क्षेत्राधिकार में सती प्रथा का, वो सती प्रथा को बंद किया। क्या किया? सती प्रथा। सबसे अच्छा काम मेरे हिसाब से तो जिसने सबसे अच्छा काम किया, भले ही पहले समाज में हमारे समाज में सती प्रथा को बहुत अच्छा माना जाता था, बट मैं नहीं मानता, सती प्रथा कोई अच्छी प्रथा नहीं थी। इसने एक बहुत अच्छा काम किया, भले ही वो हमारे समाज के लिए उस टाइम पे बुरा लगा होगा, लेकिन जो डी वोल्कर था, जो इसका क्षेत्राधिकार था, क्या था? क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार। अगर किसी बच्चे को दिख ना रहा हो तो सॉरी, मैं ऊपर लिख देता, क्या? इसका क्षेत्राधिकार। क्षेत्र अधिकार, जो किसका क्षेत्र अधिकार था? डी वोल्कर का, यानी पुर्तगालियों का जो क्षेत्र अधिकार था, इसने अपने क्षेत्र अधिकार में क्या किया? सती प्रथा बंद की। बाद में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा सती प्रथा कब बंद हुई, क्या होगा, लेकिन जो इसका क्षेत्र अधिकार था डी वोल्कर के तहत, उसने अपने क्षेत्र अधिकार में सती प्रथा को बंद किया। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी, मैंने पहले भी बताया, ब्लू वाटर पॉलिसी को इस जो पुर्तगालियों के जितने भी गवर्नर थे सबने लागू किया, क्योंकि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है, वो पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि इनको लगा कि हाँ, जो ये बात है ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अच्छी कही गई है। अगर हमें किसी रास्ते पे अगर हमारा वर्चस्व है तो उस रास्ते से हम आसानी से जा सकते, आसानी से व्यापार कर सकते। और अगर इसने जो डी वोल्कर था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को और मजबूत किया, इतना मजबूत किया कि इन्होंने कई सौ, मतलब कह सकते 100 से 150 वर्ष, मतलब 100 से 150 वर्ष तक शासन किया। इनके पास 100 जहाजों का बेड़ा था। क्या था? 100 जहाज का बेड़ा था। और इसने एक और अच्छा काम किया, जितनी भी इसकी फैक्ट्रियां थी, क्या थी? फैक्ट्रियां, उनकी सबकी क्या की? किलेबंदी की। सारी फैक्ट्रियों की किलेबंदी। क्या की? किलेबंदी। मैं माफी चाहूंगा दोस्तों, अगर मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा, 9005488576। जिस भी लड़के को अगर हैंड रिटन नोट चाहिए या स्टडी मटेरियल चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको हर एक स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो मैं यहाँ क्लास लूंगा आपको उस चीज का नोट्स मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स होगा, क्लास नोट्स होगा। अगर मेरी आप आवाज समझ में नहीं आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स होती तो कृपया हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सजेशन अवश्य दें। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरे जो असिस्टेंट हैं या जो मेरे कोचिंग के संस्थापक हैं, उनसे आप प्लीज करके कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया करिएगा। आपको आपके समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा, या जिस टॉपिक्स पर या जो सब्जेक्ट आप या जो टॉपिक्स आप समझना चाहते हैं उसको आप लिख सकते हैं कि सर इस वाले टॉपिक समझ में नहीं आता, आप बता दीजिए दोबारा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो इसने किलेबंदी की। किलेबंदी करने से इनको फायदा क्या हुआ? जैसे फैक्ट्रियों की किलेबंदी कर ली तो एक तो जो शत्रु होंगे उनके आक्रमण कम होंगे। क्या होंगे? आक्रमण कम होंगे। और किलेबंदी से जो इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसको और अधिक बल में लग गया, क्योंकि पहली बात तो फैक्ट्री के लिए सुरक्षा की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारी किलेबंदी है, मान ली हमारा घर है, घर के चारों अगर हमारी बाउंड्री है तो अंदर आने में दिक्कत नहीं होगी। अगर खुला है, चारों तरफ से गेट नहीं है, तो अंदर आने में दुश्मन भी हमारा आसानी से आ जा सकता है। इसी प्रकार इसने भी जो मतलब ये किलेबंदी की, और इससे ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए बहुत मुनाफा होगा, मतलब बहुत ज्यादा आगे गई है, इसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फायदा इसलिए होगा क्योंकि आप ही सोचिए, अगर मान लीजिए हमारी फैक्ट्री खुली है तो हमें ज्यादा वर्कर्स, ज्यादा कर्मचारी चाहिए होंगे उसकी सुरक्षा के लिए। और जब हमारा घर चारों तरफ से बंद है या हमारी फैक्ट्री चारों तरफ से बंद है, तो हमें जो सेना फैक्ट्री की सुरक्षा में लगानी है, उसको सुरक्षा में न लगाकर हम जो ब्लू वाटर पॉलिसी है मान लीजिए इसमें लगा देंगे। और समुद्र में जो हमारा 100 जहाज का बेड़ा है उसमें अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिक तैनात कर देंगे, जिससे कि हमारी नजर से कोई भी व्यापारी, कोई भी कंपनी बच के न जा पाए और उनसे हम चुंगी वसूलेंगे, उनको हम सुरक्षा देंगे। मान लीजिए अगर उसने हमसे चुंगी नहीं दी उसने हमें,
जैसे मान लीजिए टोल टैक्स होता है, टोल टैक्स नहीं दिया तो हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए इन्होंने जो इनको चुंगी नहीं देता था। मान लीजिए अकबर, आपने सुना होगा कि अकबर पढ़ा भी होगा, अकबर भारत का सबसे माना जाए तो सबसे ग्रेट शासक था, महान शासक होगा, उसने तक इनको चुंगी दी। तो सोच सकते हैं आप इस समुद्र में इनका कितना वर्चस्व था। ये सब हुआ किससे? ब्लू वाटर पॉलिसी से। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट गवर्नर, गवर्नर नंबर 3, 2 मैं बता चुका, गवर्नर नंबर 3 इनका नाम था नीनो डी कुन्हा। क्या था? कुन्हा। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, नाम भले ही इनका कुन्हा है। इन्होंने सबसे पहले जो इनकी, मैं पहले बताया कि इनकी जो राजधानी थी, सबसे पहले इनकी राजधानी थी कौन थी? कोचीन। क्या थी? कोचीन। कोचीन से इन्हें अपनी राजधानी कहां शिफ्ट की? गोवा। कोचीन से कहां? गोवा। गोवा को अपनी नई राजधानी बनाई। गोवा को इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई। और जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, कौन? बहादुर शाह। गुजरात के शासक बहादुर शाह। बहादुर शाह से इनके संबंध तो ठीक नहीं थे, इनके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो इन्होंने जो एक द्वीप है, दमन द्वीप में बहादुर शाह के साथ इनका झगड़ा हुआ। क्या हुआ? झगड़ा। युद्ध नहीं हुआ था, झगड़ा था। द्वीप में बहादुर शाह से इनका झगड़ा हुआ। किनका? नीनो डी कुन्हा का। कुन्हा साहब का बहादुर शाह से झगड़ा हुआ। तो उन्होंने बहादुर शाह को कहां से? जहाज से ही फेंक दिया समुद्र में कि लो तुम जाओ मरो। तो इनसे क्या होगी? बहादुर शाह की मृत्यु होगी। किस वजह से हुई? जहाज से नीचे गिराने पर या धकेलने पर। जो कुन्हा साहब थे, इन्होंने, सॉरी कुन्हा साहब नहीं कहना चाहिए क्योंकि इन्होंने देश में के लिए तो कुछ किया नहीं है, हमारे लिए, हमारे देश को गुलामी बनाया है, तो साहब नहीं कहेंगे, सॉरी। बट ये जो पुर्तगालियों के लिए थे, ये तो साहब ही थे उनके लिए, बट हमारे लिए नहीं थे। तो जो कुन्हा है, इन्होंने एक बड़ा गुनाह किया। क्या किया? कि जो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह, क्या बहादुर शाह, इन्होंने उसको जहाज में उनसे इनका झगड़ा हो गया तो इन्होंने उनको धक्का दे दिया। अब धक्का देंगे तो समुद्र में गिरेंगे ही भैया। जब समुद्र में गिरे तो क्या था? अब हम आप लोग ही समुद्र में अगर गिर जाएं तो क्या होगा भैया? मृत्यु होगी। तो इससे क्या हो गया? बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। क्या होगा? बहादुर शाह की मृत्यु। अब देखते हैं जो पुर्तगाली थे, इन्होंने हमारे भारत देश, मतलब मेरे देश, आपके देश, सभी के देश ने, मतलब सॉरी भारत के लिए क्या क्या किया। क्या देखते हैं? जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत के लिए क्या किया, उनका भारत के प्रति क्या योगदान था। तो इनका हम देखेंगे योगदान। किनका? पुर्तगालियों का। देखिए मैं बात करूंगा सिर्फ पुर्तगालियों की। अभी तक मैंने आपको पुर्तगाली पढ़ाए, तो बात होगी पुर्तगाली, भले ही मैं ऊपर लिखूं या ना लिखूं, जो बात हो रही है सिर्फ वो होगी पुर्तगाली पर। क्या? पुर्तगालियों पर। तो देखते हैं योगदान भैया नरेंद्र मोदी जी का मत समझ लेना, हम पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं। तो किनका योगदान होगा? पुर्तगालियों का योगदान होगा। तो इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत किया। अब देखते हैं क्या क्या किया। मानते हैं कि बहुत किया। सबसे पहले आलू। भैया आलू हमारे देश में नहीं होता था, जो आज की सबसे फेवरेट सब्जी है, आलू हमारे देश में नहीं होता था। दूसरा टमाटर। देखो आलू के बिना टमाटर होता ही नहीं था, हमारे यहाँ टमाटर भी नहीं होता था। अल्फासो आम, जो आप लोग आम खाते हैं, देसी आम नहीं, अल्फासो आम। कौन? अल्फासो आम। अल्फासो आम कोष्टक में अगर चाहें तो आप लिख लेना, देसी आम नहीं, जो देश का आम है, देसी आम नहीं। मक्का, भुट्टा, जिसे आप लोग अपनी भाषा में कहते क्या? भट्टा या भुट्टा, कहीं कहीं भुट्टा कहते, कहीं कहीं भुट्टा कहते।
जो कहते, जो बरसात के मौसम में आता है, जिसे कहीं कहीं मकाई भी कहते। तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू भी भैया पुर्तगाली ही लाए थे भारत में। अमरूद, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर, अल्फासो आम, मक्का, तंबाकू, अमरूद, मूंगफली किन के द्वारा भारत में लाई गई? तो हमारे जो माननीय पुर्तगाली जी थे, या जो पुर्तगाली आए थे, वो हमारे देश में लाए थे। जब वो आएंगे तो लाएंगे ही, क्योंकि उन्हें सब पसंद होगा पहले से ही, तो लाए थे। और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, जिससे आजकल हम किताबें पढ़ते लिखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। क्या? आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, मतलब जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है वो पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी। नंबर 3, अब इनके यहाँ एस्ट्रोलैब की खोज हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब। तो ये भारत में दे गए एस्ट्रोलैब। त्रिकोणपाल भी इनके यहाँ खोजा जा चुका था। त्रिकोणपाल, देखो त्रिकोणपाल जो पहले जहाज बिना इंजन वाले होते थे, तो उनमें एक कपड़ा लगा रहता था, देखा होगा आपने, ऊपर चोटी सी बनी रहती थी और ऐसे लगा रहता था झंडे टाइप के। तो वो झंडे नहीं होते, तो उन्हें त्रिकोणपाल कहते थे। जो त्रिकोणपाल होते हैं उनसे जहाजों को गति मिलती थी। गति कैसे कि मान लीजिए जो जैसे हवा चल रही जिस तरफ, वो उस तरफ उसे लगा देते थे और जहाज को मतलब धकेलने के लिए हवा का सहारा लेते हुए जाते थे। ये किससे होता था? त्रिकोणपाल से। और यांत्रिक घड़ी, कौन सी? यांत्रिक घड़ी। ये यांत्रिक घड़ी भी भारत में लाए थे। बस इन्होंने इतना ही भारत के लिए किया है। आदि आदि। अब फसलें आप थोड़ा और देख लीजिएगा, और भी चीजें लाई थी, जैसे मैंने यहाँ वो नहीं लिखा, ये क्या बोलते उसका नाम, आइसक्रीम। तो ये वनीला भी लाए थे। क्या? वनीला। और भी देख लेना आप, अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर ये है 9005488576। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया इस पर कॉल ना करें, ओनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, और जो हेल्प हो सकेगी हमारी संस्था आप लोगों की हेल्प करेगी। बस मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया कॉल ना करें। कॉल करते हैं, इससे हमारा क्या होता है, जो हमारा स्टाफ है वो बहुत बाधित हो जाता। आप इतनी कॉल करते कि किसी लड़के को अगर काम भी है तो कभी कभी नंबर स्विच ऑफ भी करना पड़ता, और जो लड़का काम से कॉल कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए आपको जो समस्या है वो आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। जैसे ही हमारे कर्मचारियों को टाइम मिलता है वो आपके साथ आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर समाधान नहीं हो पाता तो मैं आपको अपने पर्सनल नंबर से कॉल करके आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। बट लेकिन इतनी ज़्यादा कॉल मत करिएगा, जिससे जो हमारे प्यारे और बच्चे हैं और जो हमारे और साथी हैं उनको भी प्रॉब्लम हो। वैसे आपको लगता है कि मेरी एज ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मैं इतना जरूर कह सकता कि हाँ मेरी एज ज़्यादा नहीं है। मैं एक लड़का हूँ, हम जैसे आप पढ़ते वैसे मैं भी पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। बट लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा, जितना पढ़ाऊँगा आपको, जितना हो सकेगा, मैं जितना फर्ट्स लगाता हूँ, मैं जितनी आपके लिए प्रति मेहनत करता हूँ, अगर उससे आप आधी भी मेहनत कर लेंगे तो इतना बता सकता, वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम की तो मैं 100% गारंटी ले सकता कि एक भी क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएंगे, या मैं जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उसके आप क्वेश्चन देख लेना उठा के। जब एक बार वीडियो देखने के बाद, एक बार क्लास करने के बाद आप जरूर देख लेना कि आप खुद देखेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए एक भी क्वेश्चंस अगर आपके सॉल्व नहीं होते तो ये समझ लेना मैं गलत हूँ। अगर आपने वीडियो सही से नहीं देखा या मेरे साथ सही से मेहनत नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। और हाँ, आपको अगर जहाँ भी प्रॉब्लम्स होती है मुझे शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल्स अगर आप YouTube से देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस करें। आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस मिलेंगे और आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और भी मेरे साथ और भी टीचर मेरे साथ ही हैं जो वो भी आपको और सारी वीडियोस
आपकी लाइव क्लासेस कराएंगे। धीरे धीरे हम